तो आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट 2020 नीट का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसमें से 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस का टारगेट है और 2020 का हम लोग का क्वेश्चंस नीट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा 31वां नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चा लोग, ध्यान दो और समझने का प्रयास करना। क्या बोलता है? एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ एच आई। एच आई के साथ एनिसोल अगर रिएक्शन करेगा तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? तो चलो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर आंसर देंगे, है ना। एनिसोल आखिर कहते किसको है? तो एनिसोल का मतलब होता है बच्चा लोग एक बेंजीन रिंग, उसमें O और CH3 जुड़ा हुआ रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? एनिसोल। अगर इसमें HI डाल दें, अगर इसमें HI डाल दें तो H नेगेटिव चार्ज में होता है, ये पॉजिटिव चार्ज में होता है। यहां से थोड़ा सा देखोगे बच्चा लोग तो इसमें से होता क्या है, इस पर लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर इसको यहां प्रोवाइड करता है और ये रेजोनेंस करता है। तो जनरली ये प्लस आर इफेक्ट शो करने के कारण से, क्योंकि ये लोन पेयर देता है और ये रेजोनेंस करता है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में बेंजीन के साथ, ठीक है। उसके कारण से क्या होता है, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आने लगता है, जिसके कारण से बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाता है थोड़ा। तो इसको टूटने में थोड़ा बल लगता है बच्चा लोग, तो टूटता ये है, क्लीवेज ये होता है। ये क्यों नहीं टूटा ये हम तुमको बताएं। इसलिए नहीं टूटा क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है, उसके कारण से बॉन्ड में मजबूती आने लगता है और इस बॉन्ड में थोड़ा कमजोरीपन आ जाता है ना। अब यहां तुम देखो, दिस वन इज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो ये नेगेटिव जो रहेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन चल जाएगा? हाइड्रोजन। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा देगा, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग होगा और ऑक्सीजन के साथ कौन चल जाएगा? हाइड्रोजन। अच्छा बात है। और CH3, CH3 के साथ कौन चल जाएगा बताओ? आई। तो प्रोडक्ट तुम्हारा एक फिनॉल बन गया, इसका नाम फिनॉल है बच्चा लोग, और ये तुम्हारा मिथाइल आयोडाइड कर दो, तो मिथाइल आयोडाइड बन गया, या फिर आइडोमीथेन भी कर सकते हो। तो दो प्रोडक्ट बना बच्चा लोग, एक फिनॉल जो बेंजीन के ऊपर OH है और यहां मिथाइल, एक कार्बन वाला CH3 और I बनेगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताओ? यहां तुम्हारा I बोलता है बिल्कुल नहीं होगा, और ये दो कार्बन बोलता है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहा कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन, ये थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। तो ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रख लो। 31वां नंबर का दूसरा आंसर हो जाएगा फिनॉल और CH3I, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो 32वां नंबर क्वेश्चन बोलता है मैच द फॉलोइंग। ये कुछ ऑक्साइड्स दिया गया है, उसका नेचर्स दिया गया है, अब बोलता मैच करो और बताओ कौन सा सही होगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और यहां तुम्हारा क्या है बताओ? ये क्लोरीन का ऑक्साइड है। बच्चा लोग थोड़ा सा तुमको बताने की कोशिश करते हैं, ये अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे, पीरियोडिक टेबल में, तो दिस वन इज पीरियोडिक टेबल, ये एक पीरियोडिक टेबल है ना, ये पीरियोडिक टेबल है कुल मिलाकर यहां से, दिस वन इज पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अनुसार, तो होता क्या है? तो इधर S ब्लॉक एलिमेंट होता है बच्चा लोग और इधर P ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक होता है। अगर हम बात करें इधर मेटालिक कैरेक्टर, तो S ब्लॉक का मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा, और मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो बेसिक कैरेक्टर का ऑक्साइड बनाता है। जैसे जैसे हम लोग इधर आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है बच्चा लोग, और इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, उसका जो ऑक्साइड हो जाता है वो जनरली एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। बात समझो, इधर आ गया एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, और इधर तुम्हारा जो है वो कैसा कैरेक्टर है बताओ? बेसिक कैरेक्टर। बीच बीच वाला कैरेक्टर जो है तुम्हारा वो शो करता है वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर, ठीक है। तो जनरली इधर एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करेगा, समझना। तो इधर वाला तुम्हारा बेसिक नेचर शो करेगा, ऊपर से नीचे चलोगे तब भी तुम्हारा बेसिसिटी बढ़ता है, ऊपर से नीचे चलोगे बेसिसिटी बढ़ता है, इधर से इधर चलोगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा,
समझ रहे हो बात? कहानी समझ में आया? चलो ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात को समझना। अब यहां कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चा लोग, ये पी ब्लॉक का है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो तुम्हारा है, या फिर तुम थोड़ा सा इसको देखो, समझना। सबसे लास्ट वाला देखो, ये क्लोरीन का ऑक्साइड है। क्लोरीन बहुत नजदीक है 17, ये ग्रुप 18 होता है, ये 17, यहां फ्लोरीन होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का ऑक्साइड क्योंकि बिल्कुल नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इसलिए जनरली एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, और वैसे इस पर हाई पॉजिटिव चार्ज है ना, एसिडिक इन कैरेक्टर। तो ये तुम्हारा क्लोरीन तुम्हारा क्या होता है? एसिडिक इन कैरेक्टर, मतलब डी वाला तुम्हारा तीसरा चल जाएगा, है ना, डी वाला तीसरा। तुम देखो बच्चा लोग, यहां ऑप्शन दे रखा है, दिस वन इज ऑप्शन। डी वाला को देखो, डी वाला तीसरा, डी वाला तीसरा, तीसरा एसिडिक इन कैरेक्टर, मतलब थर्ड नंबर आंसर ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा। तुम देख लो, डी में पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा दे रखा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं दे रखा है, तो ऐसे तुम एक को पहचानो, बाकी को मार दो। बात समझा? वैसे तुम देखो, एल्यूमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर शो करता है, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाता है और बेसिक के साथ भी, बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, मतलब दोनों नेचर शो करता है ना। तो तीसरा तुम्हारा क्या हो गया? चौथा। सी का नंबर चौथा हो गया। ये तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, और ये क्योंकि बेरियम है सेकेंड ग्रुप का, देखो है ना, बेरियम, इसमें बेरियम आता है नीचे, बेरियम उसके बाद रेडियम, तो ये मेटालिक इसका बेसिक कैरेक्टर हो जाता है। तुम यहां से भी देख सकते हो, बी नंबर क्या हो गया? पहला, बी नंबर पहला, डी नंबर तीसरा, सी नंबर चौथा और ए नंबर दूसरा। कहानी समझ में आ गया? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलो यहां तक छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये सब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर तुम पढ़ रखा होगा तो जरूर ये बना सकते हो, और बहुत ही आसान सा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोलता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन की थी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है बच्चा लोग, ए एग्जांपल। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल है बताओ? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। जैसे तुम्हारा पार्टीशन क्या करता है, ये एक लेयर जो मूवेबल होता है ना, लिक्विड पोजीशन को, उसको नीचे रखता है और सेपरेट करने का कोशिश करता है। वैसे क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज होता है दो मिक्सर को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। बात समझा? तो ये दिमाग में रख लोगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो किसका एग्जांपल है बताओ? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ये थोड़ा दिमाग में रखने का कोशिश करना, ठीक है। फिर क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन है? पॉलीमर चैप्टर का है, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर पॉलीब्यूटा एक्राइलोनाइट्राइल, या फिर पॉलीब्यूटाडाइन एस्टाइरिन, पॉलीब्यूटाडाइन, ये सब तुम्हारा सिंथेटिक पॉलीमर है बच्चा लोग। तुम्हारा नेचुरल पॉलीमर जो तुम्हारा है वो है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तुम अगर देखोगे इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से तुमको फ्रंट फुट पर मिल जाएगा, है ना। तो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन जो तुम्हारा है वो नेचुरल रबर भी बोल सकते हो और नेचुरल पॉलीमर भी कर सकते हो उसको। कहानी समझ में आ गया? बाकी सब सिंथेटिक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे। तो इसका भी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इसका तीसरा नंबर था, इसका दूसरा नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा लोग? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। कौन इनकरेक्ट मैच है? नाम यहां दे रखा है, यहां आईयूपीएससी ऑफिशियल नेम दे रखा है, और कहता है कौन इनकरेक्ट मैच है? अननील अनियम। अन का मतलब होता है बच्चा लोग वन, पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखे हो, ठीक है। अन का मतलब वन होता है, नील, नील मतलब जीरो होता है, फिर अन मतलब वन होता है, 101 एटॉमिक नंबर वाला मेडलिनियम। ये सही है, ये सही है। हमको बोला इनकरेक्ट, तो कौन होगा? अनिल ट्राइयम 103, लेवेंशियम, ये भी सही है। यहां से तुम्हारा क्या होता है? अनिल हेक्सियम मतलब 106, इसका बोलता है सेबेरियम डियम, सेबोगर्गियम, ये भी सही है। तुम्हारा अन 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 मतलब 111 111, इसका बोलता है ड्रमेस्टेडियम डिथियम, ये गड़बड़ है।
ये गड़बड़ है। पहला आंसर होगा बच्चा लोग डी का 4 नहीं होगा, इसका 111 का आरजी होता है, रुबिडियम बोलते हैं इसको, है ना, आरजी होता है, और उसमें डी दे दिया है, तो ये गड़बड़ है। तो ये तुम्हारा हो गया 35 का तुम्हारा क्या हो गया, पहला नंबर आंसर, है ना। डी नंबर गलत है, अन अन अन, ये ड्रेमेस्टियम दिया हुआ है ना, वो गलत है, ठीक है। 34 पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, और नेचुरल पॉलीमर तुम्हारा क्या है 614 पोली आइसोप्रीन। तो ये फटाफट तुम नोट कर लो, ये तुम फटाफट नोट कर लो। हम लोग 35 क्वेश्चंस कर चुके, 10 क्वेश्चंस और करना बचा हुआ है, तो अभी लगे रहो और देखते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करो। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट तुमको आइडेंटिफाई करना है, कहां से, फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से सही स्टेटमेंट क्या है ये तुमको छांट लेना है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। यहां से क्या बोलता है, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप। बिल्कुल सही बात है, पिग आयरन ही एक ऐसा आयरन है जिसका हम वैरायटी ऑफ शेप दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात। कहोगे सर और भी ऑप्शन थोड़ा चर्चा कर लीजिए ना। क्या करना है देखो, और द आयरन इज इम्प्योर विथ 4% कार्बन। अरे 4% कार्बन वाला पिग आयरन कहलाता है। एक ऐसा आयरन जिसमें 4% कार्बन हो उसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं ना, तो वोर्थ आयरन नहीं कहते। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, बिल्कुल नहीं बबुआ। ये ब्लिस्टर कॉपर जो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस देता है इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से देता है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, ये स्टेटमेंट बहुत सही नहीं है, गलत बात है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकेल बाय वेन आर्कल मेथड। नहीं, वेपर फेज रिफाइनिंग जो है वो वेन आर्कल मेथड जो है बाबू, वेन आर्कल मेथड सिर्फ जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होता है, निकेल के लिए यूज नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, गलत। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, पहला ही आंसर हो जाएगा पिग आयरन, है ना, जो वैरायटी ऑफ शेप में बदल सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ, बढ़िया से समझना। क्या बोलता है, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला जानते हो बच्चा लोग, यहां से क्या होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसको पानी में डुबो दिए, है ना, बोल रहा है रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए, तो ये बना, ये क्या बना होगा, थोड़ा सा देखो ए क्या बना होगा, तो यहां से तुम्हारा बन जाता है NH4 हॉल टू CO3। ये अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है बच्चा लोग। कैसे बन गया थोड़ा सा देखो, ये तुम्हारा कितना हाइड्रोजन है 2, यहां कितना हाइड्रोजन है 2, 4 हो गया, और 2 कितना हो गया 6, है ना, बात को समझना। और ये 6 यहां नहीं, यहां 2 वाटर लग जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और यहां तुम्हारा 4 इधर और 4, 8 हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया। नाइट्रोजन 2 है तो 2 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1 था, 2 ऑक्सीजन और गया कार्बन, ये अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। और ये खुद बाय खुद फिर क्या करता है टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। अब यहां से डिकम्पोज करता है बच्चा लोग, एकदम बढ़िया से समझना, ये खुद बाय खुद डिकम्पोज कर जाता है, और बनाता क्या है ये तुमको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये NH3 अमोनिया गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। फिर से वो वाटर बनाकर बाहर कर देता है, ये दिख रहा है ना, वाटर बनाता है, वाटर वाटर इधर इधर, हाँ ठीक है। तो यहां से तुमको हम ये बोले कि यूरिया है, ये यूरिया हुआ, ये यूरिया पे वाटर मिलाए तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया। ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसको इसी को ए कर रहे हो है ना, ये ए बनाने बोल रहा है, विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, तो बी बन गया, तो यहां से ये तुम्हारा बन गया। अब यहां से क्या बोलता है, बी कौन है, इसमें से इतना सारा चीज बना, बी कौन है, तो क्या होता है, बी व्हेन पास थ्रू कॉपर 2+ एक्वस। कॉपर 2+ में अगर पास कराओगे तो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है सी। तो जानते हो कॉपर 2+ में एक्वस है, अगर अमोनिया पास करा देते हैं तो ये बन जाता है कॉपर अमोनिया का
हॉल 4 2+, जिसका डीप ब्लू कलर आता है, ये टोटल 4 अमोनिया लगता है। इसका मतलब तुम्हारा बी कौन है बताओ? ये अमोनिया है। और तुम्हारा सी सॉल्यूशन क्या बना है? कॉपर अमोनियम का कॉम्प्लेक्स बना है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, चलो ध्यान देना। तो फिर क्या बोलता है इस फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग? तो इस फॉलोइंग 4 ऑप्शन दिया, फॉर्मूला ऑफ सी है, फॉर्मूला ऑफ सी तीसरा नंबर देख लो, बहुत आसान है, कॉपर अमोनिया का हॉल 4। समझ रहे हो? तो कुछ ये कहानी तुम लिख लेना जो बनाए हम, वो कहानी को समझोगे तो हमको लगता है ये तुम समझ सकते हो बहुत अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन को छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले आगे, चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखोगे क्या बोलता है, HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and NaCl, sodium chloride, है ना? Which of the following compounds crystallize? कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो जाएगा? तुम कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो। ये तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl, NaCl जो होता है ना, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो इन कंपैरिजन टू इसका और इसका ज्यादा होता है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा, ध्यान दो, वो सॉल्युबल कम हो। अरे समझ रहे हो कहने का मतलब? यहां से ये चीज देख लो बच्चा लोग, बढ़िया समझ रहे हैं। ये थोड़ा आयोनिक ज्यादा बनाता है, और आयोनिक तुम्हारा क्या रहता है, वो ज्यादा तुम्हारा क्या रहता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो कुल मिलाकर HCl सॉल्यूशन में NaCl ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और NaCl ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएगा और ये डिजॉल्व ज्यादा रहेगा। तो कुल मिलाकर NaCl तो होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड डिजॉल्व ही रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड भी डिजॉल्व रहेगा, बोथ मैग्नीशियम। ये तुम्हारा तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। सिर्फ NaCl जो तुम्हारा है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब ये सॉलिड में आ जाएगा। बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जनरली क्या होता है, वो लिक्विड में रह जाएगा HCl अगर पास कराओगे तो। HCl के केस में NaCl प्रिसिपिटेट बन जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व ही रहेगा, ज्यादा सॉल्युबल रहता है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन टू NaCl। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। बात समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। क्या होता है मेजरिंग जेटा पोटेंशियल? जेटा पोटेंशियल एक टर्म है, इसको जेपी के नाम से भी जानते हो तुम। जेटा पोटेंशियल क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को बताता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा प्रॉपर्टी को जनरली ये डिटरमाइन करने की कोशिश करता है? साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल नहीं, विस्कोसिटी नहीं, सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बताने की कोशिश करता है कौन? जेटा पोटेंशियल। जब भी ये टर्मोलॉजी तुमको कहीं देखने को मिल जाए जेटा पोटेंशियल, तो समझ जाना कि ये तुम्हारा क्या डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होता है। क्या डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होता है बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा दोनों क्वेश्चन हो गया। इसमें NaCl सिर्फ प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट हो जाता है, जम जाता है, बैठ जाता है, क्रिस्टलाइज कर जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जनरली प्रेसिपिटेट नहीं होता। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा देखना। इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ना, कम होता है बच्चा लोग, इससे और इसके बढ़िया से पढ़ना है। यहां तुम्हारा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है कितना, 4.606 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, बस ये दे रखा है। कहता है कितना टाइम लगेगा। बच्चा लोग तुम लोग रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का जानता होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, K इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 बाय T, टाइम तुम्हारा लॉग ऑफ, ये तुम्हारा होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट शुरुआत में तुम्हारा क्या है, और तुम्हारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, मतलब शुरुआत वाला टाइम में, और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है टाइम T पर कितना रिएक्टेंट का अमाउंट बचा हुआ है वो तुम्हारा कहता है।
तो यहाँ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303। K को क्या करो नीचे कर दो, टाइम को इधर ले आओ क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है टाइम। और यहाँ K मतलब रेट कांस्टेंट तुम्हारा वैल्यू दे रखा है कितना 4.606 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना। अब क्या बोलता है कि log ऑफ इनिशियल ये तुम्हारा जो अमाउंट था रिएक्टेंट का वो कितना है 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम डिवाइडेड बाय अगर हम टाइम t पर ले तो 0 पॉइंट कितना है 2। बात समझ में आया। यहां ग्राम में है तो ये तुम्हारा ग्राम ग्राम खत्म हो जाएगा और वो हो जाएगा। अगर हम टाइम का बात करें तो देखो ये पूरा पूरा काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा। देख लो 2.303 2 बार में ये पूरा कट जाएगा। ये -3 है ऊपर चला जाएगा पूरा तो ये 1000 हो गया बट्टा 2 और ये पूरा कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 0 गया 2 कट गया। log 10 का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग 1 1 खत्म। ये तुम्हारा 500 आ गया। तो टाइम तुम्हारा कितना लग रहा है 500 सेकेंड। चौथा नंबर आंसर होगा बच्चा लोग। बात समझ में आ गया। बात समझ रहे हो। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तहत तुम्हारा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है 2.303 बाई टी। log ऑफ ये तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इनिशियल स्टेज या फिर इनिशियल स्टेट और तुम्हारा क्या है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तुम्हारा मॉलिक्यूल एट टाइम टी। टाइम टी पर तुम्हारा क्या हो रहा है तो जो टाइम टी है उस पर कितना हो गया है तो यहां से घट के यहां हो गया 0.2 हो गया कुल मिलाकर यहां। तो ये t इज इक्वल टू तुम्हारा 2.303 तुम्हारा था। टाइम तुम्हारा कितना लगा 4.606 इंटू 10 टू द पावर -3। ये तुम्हारा टाइम नहीं लगा। ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू है। टाइम हम इधर कर दिए रेट कांस्टेंट नीचे कर दिए। ये ऊपर से नीचे काटोगे कट गया बहुत आसान था 10 टू द पावर -3 हो गया। log ऑफ शुरुआत वाला तुम्हारा अमाउंट कितना था 2 और बाद में कितना आ गया 0.2 कट गया 10 आया। log 10 का वैल्यू 1 होता है ऐसे 500 सेकेंड। ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गया है हम लोग का। 5 क्वेश्चन और डील करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या पूछ रहा है ये एकदम गौर से देखोगे ठीक है। यहां से क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय उर्ज रिएक्शन। ये समझने से पहले ये समझ लो बच्चा लोग कि उर्ज रिएक्शन होता क्या है। उर्ज रिएक्शन कहने का मतलब कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड ग्रुप सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो सेम अल्काइल हैलाइड तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल आता है 2 सोडियम मॉलिक्यूल और ये बाहर कर देता सेम होना चाहिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है किसके प्रेजेंस में बताओ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और ये बन जाता है आर और आर अल्केन। लेकिन ध्यान दोगे जो इधर होगा वही इधर होगा मतलब साइमेट्रिकल अल्केन बनता है। इसमें क्या बनता है बताओ साइमेट्रिकल अल्केन बनने का कोशिश करता है। ये बढ़िया प्रोडक्ट जो बनाता है वो साइमेट्रिकल अल्केन को बनाता है। ठीक है तो जिसमें साइमेट्रिकल अल्केन बन रहा होगा वो तुम्हारा बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा। जो साइमेट्रिकल नहीं बनेगा वो बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो यहां से तुम देख लो नॉर्मल ब्यूटेन तो यहां ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन तो CH3 CH2 CH2 और यहां से तुम्हारा क्या हो गया CH3। तो देखो जितना कार्बन इधर उतना ही कार्बन इधर इसका मतलब दोनों साइमेट्रिकल है मतलब ये बढ़िया प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो यहां बनता है कौन सा बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां तुम्हारा नॉर्मल हेक्सेन तो 3 कार्बन एक साथ 3 कार्बन एक साथ 6 कार्बन है हेक्सेन तो ये भी तुम्हारा बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा होगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और 2 पर कार्बन और 3 पर कार्बन तो देखो इधर जो है वही इधर है ये भी सिमेट्रिकल हो गया मतलब बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा होगा। यहां तुम्हारा नॉर्मल हेप्टेन मतलब 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 एक तरफ 3 हो गया एक तरफ 4 हो गया। कहीं ना कहीं ये सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है अनसिमेट्रिकल अल्केन है और अनसिमेट्रिकल अल्केन तुम्हारा क्या करेगा बच्चा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं देगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 4 नंबर बढ़िया प्रोडक्ट नहीं देगा। उर्ज रिएक्शन सिमेट्रिकल अल्केन को बनाने का कोशिश करता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो बच्चा लोग कि ये बढ़िया प्रोडक्ट काहे नहीं देगा। इसलिए नहीं देने का कोशिश करता है क्योंकि खुद जैसे 3 कार्बन वाला सोडियम के साथ डालोगे 3 3 6 हेक्सेन भी बना लेता है। ये 4 4 8 ऑक्टेन बना लेता है। बात समझा और भी टूट टूट कर बनने लगता है। तो ये मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनाने लगता है जिसके कारण से हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता। नॉर्मल हेप्टेन बनता नहीं है। ठीक है
एक 3 कार्बन वाला, एक 4 कार्बन वाला, मिक्स अगर करोगे ना 3 कार्बन वाला भी बनेगा, 4 कार्बन वाला भी बनेगा, ये भी बनेगा, बहुत सारा मिक्सचर बन जाता है। ये कारण से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बन रहा होगा उर्ज रिएक्शन से। बात समझ में आया? तो चलो ठीक है, ये पॉइंट को तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और समझेंगे। तो इसका चौथा नंबर आंसर हो गया। 41वां नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझना और बढ़िया से देखोगे, ठीक है? चलो देखो क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये दिया हुआ है, इसको मैच करना है पहले बढ़िया से, और ये ऑप्शन दे रखा है, इसको बढ़िया वाला टिक करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन तुमको टिक मारना है, ठीक है? पहला दे रखा है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस एक साथ आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना तुम, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब भी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस गैस बोलेंगे, ठीक है? कहानी तुमको समझ में आ गया। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये दो तरह का हार्डनेस होता है वाटर का। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट प्रेजेंट रहे वाटर में तो उसको हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। टेम्पररी, अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर सॉल्ट तुम्हारा मैग्नीशियम और कैल्शियम का वाटर में प्रेजेंट रहे तो उसको टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। दो तरह का हार्डनेस होता है वाटर का। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट अगर पानी में प्रेजेंट हो तो टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। वही क्लोराइड हो जाता है या फिर सल्फेट वगैरह वगैरह हो जाता है तो तुम्हारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहलाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा बी का ए नंबर पहला हो गया, ए का तुम्हारा तीसरा हो गया। ये तुम्हारा बोरेन डाइबोरेन कहलाता है बच्चा लोग। अगर इससे 2 कॉमन कर लिया जाए तो ये तुम्हारा हो जाएगा BS3। वास्तव में ये इस रूप में रहता है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण से, ये अपने आप को अस्टेबल होने के कारण से डाइमर बना लेता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड है ये। तो ये सी नंबर का दूसरा हो जाएगा। तो पहला ही तुम्हारा सीधे सीधे मिल जाएगा, है ना? डी का चौथा हो जाएगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। कहानी समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा करेक्ट तुम्हारा मैच हो गया है। अब करेक्ट ऑप्शन मारना है। तो पहला का तीसरा, पहला ए का तीसरा तुम्हारा ये दोनों में है, बी का पहला इसमें है। तो दूसरा नंबर आंसर होगा बच्चा लोग, दूसरा नंबर आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं, दूसरा नंबर आंसर होगा। बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो इसको जल्दी फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 42 नंबर क्वेश्चन हो गया है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 43वां नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 12th क्लास का क्वेश्चन है ना? 12th क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है ना, वहां का क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी है। अगर थोड़ा सा खोपड़ी लगाओगे तुरंत बनाओगे, या फिर पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, ठीक है? क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, शुरुआत करते पढ़ना। क्या होता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2-। O का क्या होता है, 2-, 2 दूना 4, 4 में से 2 अगर माइनस चला गया तो कितना बचेगा, 6। नहीं समझा? जैसे देखो CrO4 और ये पूरे पर होता है 2-, तो इसको x मान लो, इसका -2 होता है। 4 यहां x कर दो, 4 दूना 8, तो ये तुम्हारा क्या देगा, -8। और टोटल पर चार्ज कितना, -2 + 8, x = +6। तो ये तुम्हारा इसका चार्ज जो आ गया +6 आ गया बच्चा लोग। अब यहां से क्या बोलता है, Cr2O7, यहां देखो Cr2O7 और इस पर चार्ज कितना है, 2-। इसका अगर -2 कर दो तो इसका x मान लो, 7 दूना का 14, तो यहाँ 2x - 14 = -2 हो जाएगा। तो 2x = -2 + 14, मतलब x = +6। इसमें भी 6 आ गया। दोनों सेम है बच्चा लोग। और यहां क्या लिखा है, आर नॉट सेम।
तो ये गलत स्टेटमेंट है ना, सेम है लेकिन कहता है नहीं सेम नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट हुआ। तो यही आंसर हो जाएगा, और भी देखने का जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा सा ऑप्शन दे रखा है, इसको भी अगर थोड़ा पढ़ने का कोशिश करोगे तो बाकी सब सही है, वही है छटा गया ना तुम्हारा, बाकी सब सही है, लेकिन पढ़ने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो। देखो क्या बोलता है, Cr2 प्लस जिसका D4 कॉन्फ़िगरेशन है इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 प्लस D6 है इसका इन वाटर। बच्चा लोग थोड़ा देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन D4 है, इसका क्या है D6। D6 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन लेना नहीं देना चाहता है, D5 करने के लिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल को हाफ फील्ड गेन करने के लिए, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और ये D4 है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है D5 करने के लिए। तो जो लेना चाहता हो वही तो रिड्यूसिंग करेगा, तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है ज्यादा, भैया जल्दी लेगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट तुरंत रिड्यूस कर देगा किसी को। बात समझ रहे हो? ये देन Fe2 इन वाटर, कहानी समझ में आ गया। सो ये भी तुम्हारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां से तुम्हारा क्या, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसीलिए ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करता है, ये भी सही है। यहां तुम्हारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज आर द फॉर्म व्हेन अ स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। मेटल का क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन जैसा एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट्स, इसीलिए तो कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बात समझ में आया कि ये तुम्हारा जो है कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने का क्षमता रखता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेटल का लैटिस साइड में कौन बैठा हुआ रहता है, हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन जैसा कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है, एटम्स प्रेजेंट रहता है। ये भी बात सही है, तो इनकरेक्ट बात कौन है, पहला। बात समझ में आया? जल्दी फोटो छाप लो, ये पूरा पूरा ऑप्शन बड़ा बड़ा दे रखा है लेकिन तुम्हारा पहला ही इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। चले आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्या बोलता है बताओ, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुम बढ़ा दे रहे हो, ऑफ द रिएक्शन लीड टू चेंज इन, तो किसमें चेंज होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो बच्चा लोग थोड़ा सा तुमको हम समझाने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव कहने का मतलब ये नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। मतलब अमाउंट अगर बढ़ेगा घटेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो भी होगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। बात समझ में आया? इंटेंसिव नेचर अगर बदलेगा तब तुम्हारा बदलेगा, नेचर बदलने से बदलता है, अमाउंट बदलने से बदलता। हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बच्चा लोग, वो तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट चेंज जो हो रहा है वो अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो अमाउंट अगर तुम बढ़ा दोगे तो हीट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अमाउंट घटाओगे तो हीट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी खास रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, किसी खास रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। वो अमाउंट तुम ज्यादा रखो कम रखो कोई मतलब नहीं, किसी खास रिएक्शन के लिए वो फिक्स होता है। बात समझ में आया? अमाउंट पर डिपेंड करने वाला कौन है यहां, हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बढ़िया से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो।
क्या बोलता है, एन अल्कीन, मतलब एक अल्कीन है, ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिथेनल, क्या देना चाहिए उसको, मिथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो कौन इसमें से, चारों में से तुम बताओ कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा जो ओजोनोलिसिस करने पर क्या देना चाहिए, मिथेनल, एक कार्बन का एल्डिहाइड देना चाहिए। वैसे तुमको हम बता दे बच्चा लोग, तुमको ओजोनोलिसिस समझाते, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ओजोन के रिएक्शन प्रेजेंस में होता है। देखो समझना, ये R है, ये CH है, और ये डबल बॉन्ड, और ये मान लो CH2 है। ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, और ओजोन के साथ रिएक्शन करके जिंक डस्ट डालते हैं और हल्का H2O एसिडिक मीडिया में डालते हैं, तो ये जिंक क्या करता है, एक ऑक्सीजन तुम्हारा ले जाता है बाहर, ZNO बाहर कर देता है, और बाकी दो ऑक्सीजन जो बचा, एक ऑक्सीजन इसके तरफ, एक ऑक्सीजन इसके तरफ, मतलब एल्डिहाइड बनाता है बच्चा लोग। दोनों में तुम्हारा क्या बन जाता है बताओ, एल्डिहाइड बन जाता है। दिस वन इज मिथेनल, है ना। बाकी जो मिथेनल तभी बन सकता है बच्चा लोग, दोनों तरफ एल्डिहाइड, एक ऑक्सीजन इसके तरफ, एक ऑक्सीजन इसके तरफ, इसके तरफ चला गया, इसके तरफ चला गया, एक ऑक्सीजन जिंक लेके चला गया, ZNO बाहर गया, है ना। दिस वन इज मिथेनल। मिथेनल तभी बन सकता है जब लास्ट अल्कीन में तुम्हारा दो हाइड्रोजन हो, तभी पॉसिबल है मिथेनल बनने का। अगर हम इसका बात करें, क्या ये मिथेनल बन सकता, नहीं, ये इधर और इधर एल्डिहाइड बन जाएगा, मिथेनल टूटेगा ही। अगर इसका हम बात करें बच्चा लोग, तो देखो ये तुम्हारा ऑक्सीजन लेके भागेगा और ये मिथेनल बना सकता है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा नंबर आंसर। ये भी तुम्हारा बना नहीं सकता, और रे 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 ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा हो गया है, ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा हो गया है, इसको कंफर्म करो थोड़ा सा। ये तुम्हारा चौथा नंबर, ये ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर इसका, है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ CH3 है, ये भी तुम्हारा नहीं बना सकता बच्चा लोग। देखो यहां करोगे तो ये इथेनॉल नहीं बनेगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ये एल्डिहाइड, इधर O लगाओगे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। यहाँ तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और उधर तो तुम्हारा एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहां से देखो ये तुम्हारा बन जाएगा इथेनॉल, मतलब चौथा नंबर आंसर सही होगा, चौथा नंबर, ये दूसरा नंबर सही नहीं होगा, चौथा नंबर ये जिसमें CH2 हो वो तुम्हारा मिथेनॉल बनाने का पावर रखता है, या फिर मिथेनॉल बना सकता है। कहानी समझ में आया? तो चलो हम लोग यहां तक रोकते हैं अपना टारगेट को। टोटल 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये टोटल 45 क्वेश्चन तुम्हारा 2020 का चर्चा हो चुका है। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट पर और नया सेट पर, 2019 का चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, छाप लो इसको।